अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सबा मलिक है। मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने लगी हूँ जो कि लर्निंग सीरीज़ होगी और ये सबके लिए ही बहुत यूज़फुल होगी, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, चाहे आपको प्रैक्टिस करते हुए 10 साल हो गए या प्रैक्टिस आपने अभी स्टार्ट की है अपनी, सबके लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो इस सीरीज़ में क्या आपको सीखने को मिलेगा, मैं जो ये तो उस सीरीज़ का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, यानी कि इसमें बताऊंगी कि हमने उस पूरी सीरीज़ में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे और 100% श्योर है कि आपके लिए वो बहुत यूज़फुल होंगी। पहला लेक्चर होगा जो कि असेसमेंट और हिस्ट्री टेकिंग का होगा, जिसके अंदर जनरल तौर पे आप किस तरह से बड़े आसान तरीके से असेसमेंट कर सकते हैं, किस तरह से बड़ी आसानी से आप हिस्ट्री ले सकते हैं, क्योंकि असेसमेंट करना, हिस्ट्री लेना बहुत ही मेन चीज़ होती है जिसकी बेस पे आप अपना 60-70% डायग्नोसिस बना लेते हैं और फर्दर जो पार्ट प्ले करते हैं, अगर कोई आपने लेबॉर्ट्री फाइंडिंग करवानी है या आपने रेडियोलॉजिक फाइंडिंग करवानी है, वो आप देख लेते हैं क्या पेशेंट के लिए ये ज़रूरी है नहीं है, तो ये आप उसकी तरफ जाते हैं। फिर तो मैं जो पहला लेक्चर होगा, मैंने जैसे कि आपको बताया है असेसमेंट का और हिस्ट्री टेकिंग का बताऊंगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल हमारे इस टाइम में ऐसा चल रहा है कि डॉक्टर मैंने देखे हैं पेशेंट की हिस्ट्री नहीं लेते सही से। जब आप हिस्ट्री नहीं लेंगे सही से तो आप उसका डायग्नोसिस नहीं बना सकते। अच्छा, आप उसको वो जो उसको कंडीशन है, जो उसको डिजीज़ है, आप उसको नहीं डायग्नोस कर सकते। आप चंद सिम्टम्स की बेस पे, एक दो लेबॉर्ट्री टेस्ट की बेस पे आप फटाफट से कहते हैं कि पेशेंट को ये डिजीज़ होगी और हिस्ट्री उसकी लेते नहीं है, एग्जामिनेशन उसकी करते। बहुत मेन चीज़ है एग्जामिनेशन, जो कि हमारे इधर सेटअप्स में नहीं होती। एग्जामिनेशन करते नहीं है और मैं हर एक डॉक्टर की बात नहीं कर रही, सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जो ऐसा नहीं करते। तो अब बहुत से ऐसे भी डॉक्टर हैं जो बहुत अच्छे हैं, अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन बीच में से चंद ऐसे भी हैं जो कि अच्छा काम नहीं करते, प्रॉपर जो है जैसे कि प्रोटोकॉल देना होता है वो नहीं दे पाते, क्योंकि उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता। तो पहला लेक्चर तो मैंने आपको बता दिया। जो दूसरा लेक्चर होगा वो पूरी सीरीज जाएगी कंडीशंस की तरफ, कंडीशन बेस्ड होगा, यानी कि हम कंडीशन के लिहाज से हर एक लेक्चर को डिस्कस करेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अगर हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस को डिस्कस करेंगे तो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस होता क्या है, यानी कि अब उस लेक्चर की मेन हेडिंग क्या होंगी कि एडहेसिव कैप्सुलाइटिस होता क्या है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि इसकी मेन सिम्टम्स कौन सी हैं, आपने इसकी असेसमेंट कैसे करनी है, इसकी हिस्ट्री कैसे लेनी है, और इसके अलावा आपने किस बेस पे आपने डायग्नोसिस बनाना है और किस बेस पे आपने कहना है कि पेशेंट को एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है। तो उसके बाद आपने जब हिस्ट्री ले ली, डायग्नोसिस अगर आपने बनाया है, तो वो सारी सिम्टम, वो सारी जो अगर आपने टेस्ट किए हैं, उसके बाद आपको ये पता चलता है कि पेशेंट को एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है। तो उसके बाद आपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देना है पेशेंट को, सही तरीके से उसको एक्सरसाइजेस करवानी है और कौन सी एक्सरसाइजेस करवानी है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी। आप जब पहले, जैसे कि अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है, आपको नहीं पता कि पेशेंट कौन सी डिजीज़ या कौन सी बीमारी या कौन से डिसऑर्डर के साथ आ रहा है, आपने खुद इसको डायग्नोज करना होता है। तो आपका सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि आपने पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। हिस्ट्री लेने के दौरान आपने पेशेंट की ऑब्जर्वेशन, तो स्लाइड सी हल्की फुल्की आपने एग्जामिनेशन भी साथ उसकी स्टार्ट कर देनी है, जिसमें मेन पार्ट होता है ऑब्जर्वेशन का। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसको कैसे असेस करना है। फिजियोथेरेपी के अंदर डिफरेंट टेस्ट होते हैं, कौन से टेस्ट आपने यूज़ करने हैं जिसकी बेस पे आपको होगा कि इसको ये वाला जो है प्रॉब्लम है। उसके बाद इन सब चीज़ों के बाद जब आपको कंफर्म हो गया कि पेशेंट को ये वाली डिजीज़ है, उसके बाद आपने क्या करना है, पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाना है। और मैं आपको बताऊंगी कि अगर एडहेसिव कैप्सुलाइटिस किसी को है, उसको कौन सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देंगे। और अगर क्या होता है कि आप पेशेंट को सारा ट्रीटमेंट दे रहे हैं लेकिन फिर भी पेशेंट रिकवर नहीं कर रहा, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस हो। जैसे कि हमारे या फिर बच्चों की अगर मैं बात करूं, तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे समझते हैं कि अगर एक पेशेंट शोल्डर पेन के साथ आ रहा है तो उसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस होगा, हालांकि ऐसे नहीं होता। क्या पता उसको रोटेटर कफ की इंजरी हो, क्या पता उसको सबक्रोमियल बर्साइटिस हो। इस तरह हमने क्या बनाना है, डीडी बनाना है पहले, डीडी से फिर हमने नैरो डाउन करना है और उस डिज़ीज़ की तरफ जाना है जो उसको एक्चुअल में है।
उसके बाद आपने प्रोटोकॉल बना लिया। आपने उसको प्रोटोकॉल बनाने के बाद आपने उसको वो सारी जो मोडेलिटीज़ हैं कौन कौन सी यूज़ करनी है, कौन सी मोडेलिटीज़ यूज़फुल हैं, कौन सी मोडेलिटी कौन सा इफेक्ट देती है और कौन सी किस कंडीशन में ज़्यादा यूज़फुल हैं, और उसके बाद आपने कौन सी एक्सरसाइजेज जो है वो करवानी है। अगर तो आप एक्सरसाइज मोडेलिटीज़ यूज़ करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, मेन बात होती है एक्सरसाइजेज की, और पेशेंट जो है एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता होता है पेशेंट को। तो आपने एक्सरसाइजेज वही करवानी है जो कि उस डिज़ीज़ के लिए एक्सरसाइजेज हैं, और सही तरीके से करवानी है, सही टेक्निक से करवानी है, ताकि उन एक्सरसाइजेज का इफ़ेक्ट आए। अगर आप एक्सरसाइज करवाते हैं और उसका इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, किस वजह से नहीं आ रहा, आपने टेक्निक्स प्रॉपर्ली यूज़ नहीं की, जो मसल उस कॉन्ट्रैक्शन के दौरान यूज़ होना चाहिए था वो नहीं हो रहा यूज़। तो जब वो ऐसा नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा कि पेशेंट की रिकवरी नहीं आएगी, या अगर आएगी तो बहुत थोड़ी आएगी रिकवरी। अब दूसरी बात है कि आपने अगर तो ट्रीटमेंट उसको दिया, पेशेंट रिकवर नहीं कर रहा, तो आपने दोबारा से असेस करना है, दोबारा से उसकी हिस्ट्री लेनी है, और उसके बाद आपने उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज करना है, ठीक है, ताकि हम उसका अच्छे से प्रॉपर से सही इलाज कर सकें। अच्छा, अब इसमें एक और बात आती है होम प्लान की। जब आप, जैसे कि हम दूसरे डॉक्टर्स की बात करें तो पेशेंट उनके पास आता है, उनको चेक करते हैं, उनको डिफरेंट मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करते हैं, और उन्होंने वो दवाइयाँ घर जाके लेनी ही होती हैं। अगर नहीं लेंगे तो आराम नहीं आएगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल इसी तरह होम प्लान भी आपने बनाना होता है। ये भी एक मेडिकेशन है फिजियोथेरेपी की। इसके अलावा जो सप्लीमेंट्स हैं, पेन किलर हैं, वो भी आप पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हो। तो होम प्लान भी एक जो है मेडिकेशन के तौर पे आपने यूज़ करना होता है, कि पेशेंट को कहना होता है कि घर जाके एक्सरसाइजेज करे। सिर्फ वो क्लिनिक में आ रहा है, क्लिनिक में आकर सिर्फ एक टाइम एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसके इतने जल्दी इफेक्ट नहीं आएंगे, रिकवरी थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी। तो उसके लिए आपने उसको प्रॉपर मैकेनिक्स के साथ अपनी एक्सरसाइज गाइड करनी है, और उसको बताना है कि आपने घर में भी करनी है, ये एज अ मेडिकेशन है, ये आपकी दवाई है। उसके बाद अब आपका पेशेंट जो है वो रिकवर हो गया। तो रिकवर होने के बाद जो पेशेंट है उसको आपने फॉलो अप का भी कहना है। फॉलो अप बहुत ज़रूरी होता है, इसी वजह से तो पेशेंट जो है दोबारा से उन्हीं सिम्टम्स के पास दोबारा आपके पास आते हैं। फॉलो अप का आपने कहना है, और जब पेशेंट आपका कम्प्लीटली रिकवर हो गया उसके बाद उसने आपके पास नहीं आना, तो उसको आपने एक्सरसाइजेज का एक छोटा सा प्लान बताना है, जो कि वो अपनी डेली लाइफ के अंदर एक बार तो ज़रूर कर सके, तो ताकि मसल की इतनी स्ट्रेंथ बिल्ड हो सके। इसके अलावा एक्सरसाइज के बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कि दोबारा से कोई रिकरेंट सिम्टम्स उसको ना आए, और अगर आते भी हैं तो बहुत थोड़े आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी। दोबारा से रिपीट करती हूँ, पहला लेक्चर होगा असेसमेंट और हिस्ट्री का। उसके बाद जितने भी लेक्चर हो वो कंडीशन बेस होंगे, जिसके अंदर जो हम कॉमन कंडीशंस हैं पहले वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो इतनी कॉमन नहीं है लेकिन पेशेंट्स को होती हैं, पेशेंट्स आते हैं, वो करेंगे। उसके बाद वो होंगी जो रेयर होंगी, और उसके बाद अगर फिर कोई रह जाएगी तो हम फर्दर, आप अगर मुझे कहेंगे कि ये वाली कंडीशन है जिनको हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, तो उनको फिर हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह जो कंडीशन बेस होगा, तो अगर एक कंडीशन ले रहे हैं हम तो वो क्या होती है, ठीक है। उसके बाद उसके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, मेन सिम्टम, आपने उसकी हिस्ट्री कैसे लेनी है, उसकी असेसमेंट कैसे, उसकी एग्जामिनेशन कैसे, कौन से फिजियोथेरेपी के टेस्ट हैं जो आप यूज़ करेंगे, और फिर इन सब की बेस पे आप डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, या फिर किन की बेस पे अब आप कहेंगे कि उसको ये डिज़ीज़ है, ठीक है। डायग्नोसिस आपने बना लिया। डायग्नोसिस बहुत ही मेन चीज़ होती है। अगर आप डायग्नोसिस बनाओगे और एक्चुअल सही जो उसको डिज़ीज़ है, बीमारी, उसको आप पता लगा लोगे, तो उसके बाद ट्रीटमेंट देना आसान होता है। मोडेलिटीज़ आपने कौन सी यूज़ करनी है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। मोडेलिटीज़ के बाद आपने सही टेक्निक में और सही मैनर के अंदर प्रॉपर मैकेनिक्स के साथ अपनी एक्सरसाइज जो है वो अप्लाई करनी है। तो पेशेंट जो है वो 100% श्योर है कि आपका रिकवर करेगा। और इन सब चीज़ों के बाद भी अगर पेशेंट रिकवर नहीं कर रहा, तो आप उसका दोबारा से असेस करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, किस तरह से आपने फिर दोबारा से असेस करना है, किस बेस पे दोबारा से असेस करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद हिस्ट्री लेने के बाद आप दोबारा से उसका एक नया ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाएंगे, और उसको होम एक्सरसाइज आपने ज़रूर बताना है, उसको फॉलो अप का कहना है, और उसके बाद आपने
उसको एक होम प्लान देना है ताकि पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं वो दोबारा ना आए। और इसके अलावा एक और मेन चीज़ जो हमारे बच्चे, जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट भूल जाते हैं, क्या पता पेशेंट को मस्कुलोस्केलेटल न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम हो ही ना, उसको क्या पता कोई सिस्टेमिक डिजीज़ हो। तो आप जब पेशेंट आपके पास आ रहा होता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक ऐसी डिज़ीज़ है, कंडीशन जिसने 2 वीक्स में रिकवर करना था पेशेंट ने, ठीक है। तो अब 2 वीक्स की बजाय 2 मंथ हो गए, अभी तक नहीं रिकवरी आ रही, तो आपने इस तरफ भी अपना ध्यान लेके जाना है। तो क्या पता पेशेंट को कोई सिस्टेमिक डिजीज़ हो, आपने उससे एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम्स पूछने हैं। ये वैसे तो एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम आप जब पेशेंट आपके पास पहली बार आ रहा है उसी टाइम आपका पूछने का काम बनता है। तो एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम आपने उसके वो भी पूछ लेने हैं, जैसे कि उसको कोई जीआईटी के सिम्टम तो नहीं आ रहे, जैसे कि इस पेन के साथ जो उसको मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम आ रहे हैं, उसके साथ ही साथ उसको वोमिटिंग, डायरिया का कोई इश्यू रहता है, उसको कॉन्स्टिपेशन का कोई इश्यू रहता है, या फिर आपने उससे कोई हार्ट की सिम्टम पूछ लेनी है, क्या उसको पल्पिटेशन तो नहीं होती, उसको चेस्ट पेन तो नहीं होती, ठीक है। ये आपने जो एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम उससे पूछने हैं, इसलिए पूछना है कि अगर तो कोई उसको सिस्टेमिक डिजीज़ हो तो वो पता चल जाए, क्योंकि रेफर्ड पेन भी होती हैं जिसकी वजह से पेशेंट को मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम आ रही होती है, मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम आ रही होती हैं, हालांकि उनको कोई मस्कुलोस्केलेटल इशू नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो लाइव सेशन होगा, लाइव सेशन के अंदर मैं सारी ये चीज़ें जो है वो डिस्कस करूँगी आपके साथ। उसके बाद अगर आपकी कोई क्वेश्चनिंग होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हुए, अगर तो थोड़े हुए क्वेश्चंस तो उनका मैं आंसर वहीं पर कर दूँगी, और अगर ज़्यादा हुए तो उसके लिए मैं एक अलग जो है वो लेक्चर वो दे दूँगी, ताकि सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो दे सकूँ मैं, ठीक है। तो आई होप कि आपके लिए ये बहुत ही यूज़फुल होगा, आपके बहुत काम आएगा, चाहे आप फ़िलहाल किसी भी स्टेज पर हैं। तो क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है जिसमें आपको थ्रू आउट लाइफ जो है वो सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। सो बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।